जय हिंद। मैं कार्तिक, सरस्वती ज्ञान यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही है कि DSSB की PRT प्रीवियस ईयर की हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की है। उसके 10 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करवा दिए थे। अब 11 से 20 क्वेश्चन इस वीडियो में कंप्लीट कराऊंगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो एक सिंपल सा बार डायग्राम DI का क्वेश्चन है, जो कि बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। क्या है? व्हाट इज़ द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड फॉर एग्जाम पर डे। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं। इन्होंने हमसे एवरेज पूछा है सारे स्टूडेंट्स का, एक दिन में कितने स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं। तो एवरेज का फॉर्मूला जैसा मैंने आपको बताया था, सम ऑफ टर्म्स अपॉन टोटल टर्म्स। तो जब हम इनका सम करेंगे 2200, 1800, 2500, 2700, 2900, 3200, जब हम इनका सम करेंगे तो ये हमारा कितना आएगा? 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 3, 13, 9, 2, 11, 7, 18, 5, 23, यानी 13,000 और 2300, 15,300। तो ये हमारा आएगा 15,300। और टोटल टर्म्स कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या निकल के आएगा हमारा? 2550। कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? ऑप्शन डी, 2550। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 1.66 इंटू 1.66 प्लस 0.66 इंटू 0.66 माइनस 1.32 इंटू 1.66। देखिए, एक बहुत ही सिंपल सा एक्सप्रेशन है जो हमने बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ा था, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या था? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और ये क्या था? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन DSSB ने हमसे पूछा है। ये दो टर्म आप जब देखोगे तो आपको पता चलेगा ये है a स्क्वायर। इन दो टर्म्स को आप देखोगे तो आपको दिखेगा ये है b स्क्वायर। और इस टर्म को जब आप देखोगे तो आपको दिखेगा यहाँ a तो है, 2 इंटू बी और है, तो ये हमारा बन गया 2ab। तो अगर ये टर्म इस फॉर्मूले की तरह लिखी हुई है तो हम इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ बीच में माइनस का निशान है। अगर यहाँ माइनस का निशान है तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1.66 माइनस 0.66 का होल स्क्वायर। और अगर इसका होल स्क्वायर है तो 1.66 माइनस 0.66 करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास? 1 का होल स्क्वायर 1। ऑप्शन हमारा कौन सा होगा? डी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13। देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 जो है टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन लिया गया है। अगर x और z के बीच की जो डिस्टेंस है वो 432 किलोमीटर है और एक एक्सप्रेस ट्रेन x से 6 बजे निकलती है z के लिए और उसकी स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर है और वो ट्रेन बीच रास्ते में 45 मिनट के लिए रुकती है, तो वो z पे किस टाइम पहुंचेगी? ये हमसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए देखते कैसे होगा। सबसे पहली बात, टाइम स्पीड डिस्टेंस में सिर्फ एक फॉर्मूला जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो क्या होता है? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। आप सिर्फ ये सोचिए कि अगर वो 6 बजे सुबह चली है और उसे 432 किलोमीटर कवर करना है 72 की स्पीड से, अगर हम इस बात को भी 2 मिनट के लिए छुपा दें कि 45 मिनट रुकिए, आप इसको भूल जाइए। अभी आप सिर्फ ये देखिए कि इतना डिस्टेंस इसे इस स्पीड से कवर करना है। तो डिस्टेंस कितना हुआ? 432। स्पीड कितना हुआ? 72 और टाइम हमें निकालना है। 72 से ये कितने टाइम्स जाएगा? 6 टाइम्स। तो यानी टाइम कितना आ गया? 6 घंटे। अगर वो बीच में कहीं भी ना रुकती तो वो 6 घंटे में यानी 6 बजे से 6 घंटे बाद 12 बजे जेड पे पहुंच जाती।
लेकिन वो बीच में रुकी है 45 मिनट के लिए। अगर 45 मिनट के लिए रुकी है तो उसे टोटल टाइम कितना लगा, 6 घंटे 45 मिनट। 6 घंटे 45 मिनट 6 के बाद से कितना होता है, 12:45। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 12:45 PM। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें बताया जा रहा है कि ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं B1, B2, B3, B4, B5, B6 और नंबर ऑफ़ बुक्स हैं 180, 200, 190, 210, 230 और 244। ठीक है, और हमसे पूछा क्या है, द नंबर ऑफ B4 बुक्स इज़ हाउ मच % मोर देन दैट ऑफ B1 बुक। मतलब सिंपली उसने हमसे पूछा है B4 बुक्स जो हैं कितने % ज़्यादा है B1 बुक से। तो चलिए देखते हैं। B4 बुक जो है वो है 210 यानी 210 और B1 बुक जो है वो है 180। तो B4 बुक जो है B1 बुक से कितनी ज़्यादा है, 30 ज़्यादा है, 30 ज़्यादा है B1 बुक से। तो हमारा बेस क्या होगा, B1 बुक यानी 180। और जब हम इसका परसेंटेज निकालेंगे तो इसका परसेंटेज होगा 1/6। 1/6 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है, 16.66%। ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15। अगर कोई संख्या, ये संख्या दे रखी है 98A89B और ये डिविजिबल बाय है 48 से, तो A + B क्या होगा। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन। आजकल जो ट्रेंड चला हुआ एग्जामिनेशन का उसमें एक क्वेश्चन इस टाइप का ज़रूर पूछा जाता है, चाहे वो किसी भी तरह की एग्जामिनेशन हो, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो। तो इन क्वेश्चनों में हमें बेसिकली क्या देखना होता है, अगर ये 48 से डिविजिबल है, ये संख्या 48 से डिविजिबल है, तो 48 के जो फैक्टर्स होंगे उनसे भी डिविजिबल होगी। तो 48 के फैक्टर अगर मैं देखूं तो मेनली दो होते हैं, 8 और 6। सबसे पहले मैं 8 से इसकी डिविजिबिलिटी चेक करूंगा, क्योंकि 8 से डिविजिबिलिटी चेक करनी इजी होती है। 8 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं हम, जब लास्ट की किसी भी संख्या के लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड हो जाएं तो वो पूरी संख्या 8 से डिवाइड होगी। अब हम चेक करते हैं। सबसे पहले 8 से अगर इसको डिवाइड करेंगे, ये जाएगा एक बार में, फिर ये जाएगा एक बार में, बचा कितना 1 कैरी होगा। तो 8 के बाद किस टर्म में 1 के साथ कोई और टर्म आएगी, 16 में। 8 2 16, यानी ये जो वैल्यू होगी हमारी B की, ये 6 बनेगी। अगर B की वैल्यू हमारी 6 हो गई, अब हमें निकालनी है A की वैल्यू। A की वैल्यू कैसे निकलेगी, A की वैल्यू निकलेगी 6 की डिविजिबिलिटी से। और 6 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, कोई भी संख्या अगर 2 और 3 से डिवाइड होगी तो वो संख्या 6 से भी डिवाइड होगी। तो अगर हम इस संख्या को 3 से चेक कर लें कि 3 से डिवाइड है, तो हमें पता चल सकता है कि A की वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले 3 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे तो आपको पता ही होगा कोई भी संख्या 3 से कब डिवाइड होती है, जब उस संख्या का सम 3 से डिवाइड होता हो। 9 3 से डिवाइड होता है, ये कट जाएगा। 9 3 से डिवाइड होता है, ये कट जाएगा। 6 3 से डिवाइड होता है, ये कट जाएगा। बचा कितना, 8 8 16। तो 16 के बाद 3 से डिवाइड क्या होगा, 18। और 18 बनाने के लिए हमें A में क्या लिखना पड़ेगा, 2। तो यानी जो A की वैल्यू होगी वो निकल के आएगी 2। और इन्होंने हमसे पूछा A + B क्या होगा। A + B क्या होगा, 6 और 2 8। 8 का है हमारा ऑप्शन A। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको ज़रूर करने पड़ेंगे, क्योंकि चाहे कैसी भी एग्जामिनेशन हो, किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो, इस टाइप का एक क्वेश्चन उसमें ज़रूर आता है। चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 जो एक बार डायग्राम है ग्राफ वाला, जिसमें कुछ नंबर ऑफ़ फैंस दे रखे हैं, कंपनी दे रखी है C1 C2 C3 C4 C5 C6। उसने हमसे कहा है A वो संख्या है जो कंपनी C1 और C3 जो टोटल नंबर ऑफ़ फ़ैन बेच रहे हैं, और B वो टर्म है जो टोटल नंबर ऑफ़ फैंस बेच रही हैं C2 एंड C5। तो उसने हमसे क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ A एंड B। A और B का हमसे रेशियो पूछा है। तो A क्या है, C1 एंड C3, इसको मैं सर्कल कर लेता हूँ। और B क्या है हमारा, C2 एंड C5, इसको मैं स्क्वायर कर लेता हूँ। C2 एंड C5, इनका रेशियो पूछा है। C1 C3 50 और 63, कितना हुआ टोटल, 113।
C2 एंड C5 60 एंड 70 130। तो हमारा फाइनली रेशियो क्या निकल के आया 113:130 113:130। ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17। मुझे इस सेट में जो सबसे अच्छा क्वेश्चन था वो ये वाला लगा। ये मेंसुरेशन 3D का सबसे बेस्ट क्वेश्चन जो इस शिफ्ट में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है कि अगर किसी सॉलिड सिलेंडर की रेडियस 23 और हाइट 26 दे रखी है, उसमें से 3 हेमिस्फेयर 3.5 सेंटीमीटर रेडियस वाले निकाले जाते हैं ईच बेस से, तो पूछा है हमसे सिलेंडर का एरिया क्या होगा। जब तक हमसे पूछा ना जाए तब तक एरिया का मतलब टोटल सरफेस एरिया होगा। जब तक हमें कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने को ना कहा जाए तब तक हम एरिया को टोटल सरफेस एरिया मानेंगे। ऑप्शन आपके सामने। ये बेस्ट क्वेश्चन है। तो देखिए इसको करने की अप्रोच क्या होगी। सबसे पहले तो अगर आप इसको करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा विजुअलाइजेशन करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं। अगर कोई सिलेंडर है, उसने कहा इसकी जो रेडियस है वो है 23 और हाइट है 26। कहा है 3 हेमिस्फेयर ईच बेस से काटने। तो अगर मैं इसको हेमिस्फेयर बनाऊं 1 2 और 3 हेमिस्फेयर यहाँ से काट लिए, 3 हेमिस्फेयर यहाँ से काट लिए। सिर्फ विजुलाइज करना हमें। अगर मान लीजिए कोई डब्बा है हमारे पास आइसक्रीम का डब्बा हम एग्जांपल के तौर पे ले रहे हैं। अगर आइसक्रीम का डब्बा है और हम स्कूप से उसको बाहर निकाल रहे हैं, तो आपने देखा होगा जब हम आइसक्रीम के डब्बे में से आइसक्रीम का स्कूप निकालते हैं उस हैंडल या मशीन के द्वारा, तो आप देखेंगे एक एरिया दोबारा से अलग से ऑक्यूपाइड होता है, वो कुछ ऐसा होगा। तो यानी अगर मैं इसका टोटल सरफेस एरिया निकालूंगा तो मुझे एक चीज़ तो साफ है कि सबसे पहले मुझे जो सिलेंडर है उसका टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2πr/h+r। ये क्या है TSA ऑफ सिलेंडर। तो ये तो कंफर्म है कि मुझे ये तो निकालना ही निकालना होगा। इसका अगर मैं पुट करूं वैल्यू को तो क्या आएगा h हमारा 26 है, r हमारा 23 है, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 49 से जब हम इसको काटेंगे 7 टाइम्स जाएगा। 22 × 2 44 × 23 × 7 308 × 23। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 7084। यानी इतना तो जो ये सिलेंडर है इसका टोटल सरफेस एरिया होगा। अब हमें जब 3 ऊपर से और 3 नीचे से हेमिस्फेयर काट के निकाल देंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें एक्स्ट्रा सरफेस एरिया मिलेगा। किसका एक्स्ट्रा सरफेस एरिया मिलेगा, ये जो हेमिस्फेयर है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया मिलेगा। आप विजुलाइज कीजिए जब आप स्कूप निकालेंगे तो नीचे एक सतह सी बनेगी, कर्व्ड सरफेस एरिया मिलेगा किसका, हेमिस्फेयर का। अगर 3 ऊपर से 3 नीचे से हेमिस्फेयर निकलेंगे तो टोटल 6 हेमिस्फेयर निकलेंगे। 6 हेमिस्फेयर का कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है हेमिस्फेयर का 2πr²। 2πr² कर्व्ड सरफेस एरिया होता है। टोटल हेमिस्फेयर कितने निकले हमारे 6, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कितना हो गया 12πr²। लेकिन एक बात और इसमें गौर करने वाली है, जो इसको गौर कर गया वो सही आंसर लगा देगा और जो नहीं कर पाया वो इस क्वेश्चन को गलत कर देगा। क्या, जब हमने टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का निकाल लिया तो उसमें ये जो 3 सर्कल ऊपर और 3 सर्कल नीचे बने हैं ये हमने टोटल सरफेस एरिया में पहले ही कवर कर लिए। अब अगर हम दोबारा इसको कवर करेंगे
तो हमारा आंसर जो है वो गलत हो सकता है। इसलिए हमें ये 6 सर्कल जो हैं इनका एरिया माइनस करना पड़ेगा। सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। 6 सर्कल बने हैं इसलिए हम माइनस क्या करेंगे? 6 पाई आर स्क्वायर। तो 7084 7084 तो हमारा सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया आ चुका है। अब यहां से इसका CS से -6 पाई आर स्क्वायर, टोटल क्या बचा हमारे पास? 6 पाई आर स्क्वायर। और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहां हेमिस्फेयर का रेडियस कितना दिया हुआ है? 3.5। 3.5 को मैं लिख सकता हूं 35/10 इंटू 35/10। सिंप्लीफाई करेंगे, (11 इंटू 21) ये कितना आएगा? 231 231। ये क्या आया हमारा? 6 हेमिस्फेयर का। तो जो हमारा टोटल सरफेस एरिया होगा वो क्या होगा? 7084 प्लस 231 7315 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा होगा टोटल सरफेस एरिया इस सिलेंडर का, जो कि कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए में। सबसे बेस्ट क्वेश्चन जो मुझे इस शिफ्ट का लगा वो यही लगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 एक सिंपल इंटरेस्ट का बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। कह रहा है 6 साल बाद कोई जो सम हमने इन्वेस्ट किया था R% रेट पे वो दुगना हो जाता है, तो R की वैल्यू क्या होगी? सबसे पहली बात, आपको सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। ये होता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। अब वो कह रहा है कोई सम जो 6 साल में दुगना हो जाता है R% रेट से। तो सपोज मैं अगर वो सम एक मान लूँ जो मैंने इन्वेस्ट किया था 1 रुपीज़, मैं मान के चल रहा हूँ कि मैंने 1 रुपया इन्वेस्ट किया, वो 6 साल में 6 ईयर्स में कितना हो गया? 2 रुपीज़ हो गए। यानी ये हमारा अमाउंट है, ये हमारा प्रिंसिपल है। अमाउंट में से जब हम प्रिंसिपल को माइनस करते हैं तो हमें क्या मिलता है? सिंपल इंटरेस्ट। 2 रुपये अगर हमें अमाउंट मिला है और हमने 1 रुपया इन्वेस्ट किया था, तो हमें सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला? 1 रुपया। बस इस फॉर्मूले में ये वैल्यूज़ हम पुट कर देंगे जो हमने अज्यूम करी थी, तो हमारा आंसर निकल जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट 1 आया है, मैं इसको यहाँ 1 लिख देता हूँ। P मैंने कितना इन्वेस्ट किया था? 1 ही रुपया किया था। रेट R% उन्होंने दी हुई है। टाइम 6 साल दिया हुआ है अपॉन 100। 100 को यहाँ ले जाएंगे, 6 यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, यानी 100/6 इज इक्वल टू R। जब आप काटोगे ये आएगा 50/3 हमारा आंसर। 50/3 ऑप्शन नंबर बी। सिंपल इंटरेस्ट का बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि कोई सर्कल है जिसकी रेडियस 21 सेंटीमीटर है, उसे कन्वर्ट किया जाता है एक राइट एंगल ट्रायंगल में। अगर राइट एंगल ट्रायंगल के बेस और हाइट का रेशियो हमें दिया हुआ है 3:4, तो पूछा गया हमारी हाइपोटेनस क्या होगी राइट एंगल ट्रायंगल की। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, मेंसुरेशन 2D का। आपको सबसे पहले एक बात समझने की ज़रूरत है कि अगर सर्कल से कन्वर्ट किया जाए राइट एंगल ट्रायंगल या कोई और अदर डायग्राम कन्वर्ट किया जाता है, तो सर्कल का जो पेरीमीटर होगा वो पेरीमीटर बराबर होगा किसी और डायग्राम के। अगर हमसे यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल पूछा गया है तो राइट एंगल ट्रायंगल का जो पेरीमीटर है वो बराबर होगा सर्कल के पेरीमीटर के। अगर सर्कल का पेरीमीटर पूछा जाए क्या होता है, तो वो उसका फॉर्मूला क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ सर्कल 2πr। और यहाँ हमसे राइट एंगल ट्रायंगल बोला गया, राइट एंगल ट्रायंगल की अगर बेस और हाइट का रेशियो 3:4 दे रखा है। सबसे पहली चीज़ कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो आपको पता होगा इसकी जो हाइट, बेस और हाइपोटेन्यूस होते हैं वो ट्रिपलेट्स होते हैं। ट्रिपलेट्स मतलब इसका स्क्वायर
प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर, यानी बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर बराबर होगा हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर के। अगर बेस हमसे 3 दिया है और हाइट बेस हमें 3 दिया है और हाइट हमें 4 दिया है, तो ट्रिपलेट होता है 3 4 5, यानी 5 यूनिट जो होगी वो होगी हाइपोटेन्यूस की यूनिट ट्रिपलेट के अकॉर्डिंग। सबसे पहली बात, अगर पेरीमीटर ऑफ सर्कल 2πr है तो यही इक्वल होगा राइट एंगल ट्रायंगल के पेरीमीटर के, और राइट एंगल ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ साइड्स। इसका पेरीमीटर क्या होगा? सम ऑफ साइड्स। अगर मैं इनको यूनिट मान के चल रहा हूं, क्योंकि ये हमें रेशियो में दिया हुआ है, तो 3 4 5 यूनिट कितना होगा? 12 यूनिट, जो कि बराबर होगा 2πr के। 2πr अगर हम सोल्व करेंगे, 2 22/7, रेडियस हमें 21 दी हुई है, 7 से 3 काटा, 3 दूनी 6, 22 × 6 132, यानी 3 दूनी 6, 22 6 132, 132 जो है वो आई है बराबर 12 यूनिट के। अगर 12 यूनिट की वैल्यू 132 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 12 1 1, यानी 1 यूनिट की वैल्यू हमारी आ गई 11। हाइपोटेन्यूस हमने कितनी यूनिट माना? 5 यूनिट। 11 × 5 करेंगे, क्या आएगा हमारा? 55। 55 क्या होगा हमारा? हाइपोटेन्यूस, जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी होगा हमारा आंसर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बस हमें इस क्वेश्चन में सिर्फ यही चीज़ समझनी थी कि सर्कल का अगर रेडियस दे रखा है और उसे कन्वर्ट किया जा रहा है राइट एंगल ट्रायंगल में, तो इसका जो पेरीमीटर होगा वो इसके पेरीमीटर के बराबर होगा। और दूसरी चीज़ ट्रिपलेट्स, ट्रिपलेट्स क्या होते हैं वो हमें समझना बहुत ज़रूरी था। अगर ये 3 4 रेशियो में दे रखा है तो इसका जो हाइपोटेन्यूस होगा वो 5 होगा। और पाइथागोरस थ्योरम से ही जो है हमारे ट्रिपलेट्स निकलते हैं। पाइथागोरस थ्योरम आपने बचपन में स्कूल में मास्टर जी ने पढ़ाई होगी। पाइथागोरस थ्योरम, बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। तो बड़ी इजीली तरीके से हमारा 55 आंसर निकल के आ जाएगा हाइपोटेन्यूस का। चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 जो है हमारा इस पीआरटी प्रीवियस ईयर का लास्ट क्वेश्चन है, जो कि टाइम स्पीड डिस्टेंस से लिया गया है। कह रहा है एक रनर है जो किसी पॉइंट से 6 बजे भागना स्टार्ट करता है 7 किलोमीटर/आवर की स्पीड से। कोई दूसरा रनर उसी पॉइंट से स्टार्ट करता है 8 बजे उसी डायरेक्शन में 14 किलोमीटर/आवर की स्पीड से। तो एट व्हाट टाइम सेकेंड रनर विल ओवरटेक द अदर रनर। तो कितने बजे जो दूसरा रनर है पहले रनर को ओवरटेक कर लेगा? ऑब्वियस सी बात है वो ओवरटेक कर लेगा, क्योंकि उसकी स्पीड 14 है और उसकी स्पीड 7 थी। लेकिन सबसे पहली बात, टाइम स्पीड डिस्टेंस में मैंने आपको पहले भी बताया था, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। इसके बिना टाइम स्पीड डिस्टेंस अधूरा है। सबसे पहली चीज़ जो हमें समझनी थी, 6 बजे कोई रनर भागना स्टार्ट कर रहा है, ए रनर 7 किलोमीटर/आवर की स्पीड से, और दूसरा रनर जो रनर बी है 8 बजे भागना स्टार्ट कर रहा है 14 किलोमीटर/आवर की स्पीड से। 6 बजे जब वो भागना स्टार्ट किया 7 किलोमीटर/आवर की स्पीड से, 8 बजे तक 14 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लेगा? बिल्कुल हाँ, 2 घंटे में 7 की स्पीड से 14 किलोमीटर का डिस्टेंस उसने कवर कर लिया। अब दूसरा रनर भी भाग रहा है वो, और पहले वाला तो भाग ही रहा है, तो उसने 14 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रखा है। जो इसको सबसे पहले जो अपना रनर बी है उसको 14 किलोमीटर जो डिस्टेंस है सबसे पहले उसे कवर करना होगा। तो यानी अगर डिस्टेंस 14 किलोमीटर है और स्पीड, दूसरी चीज़ जो आपको इस क्वेश्चन में समझनी थी कि अगर एक ही डायरेक्शन में कोई बंदा भाग रहा है या कोई ट्रेन जा रही है या कोई कार जा रही है एक ही डायरेक्शन में, तो उनकी जो स्पीड है वो माइनस हो जाती है। और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में कोई इंसान, रनर, ट्रेन, कार आ रही हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो उनकी जो स्पीड है वो प्लस हो जाती है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अगर एक ही डायरेक्शन में दोनों जा रहे हैं तो उनकी स्पीड जो होगी माइनस होगी, और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं तो उनकी जो स्पीड होगी वो प्लस होगी। बस ये एक कॉन्सेप्ट इसमें और समझना था। अगर रनर ए ने 6 बजे भागने स्टार्ट किया और 7 किलोमीटर/आवर की स्पीड से 8 बजे तक यानी 2 घंटे में 14 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, तो स्पीड जो अब आएगी वो स्पीड होगी रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड कौन सी रिलेटिव स्पीड? 14 किलोमीटर/आवर की स्पीड से जो दूसरा रनर हमारा भाग रहा है
14 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो दूसरा रनर भाग रहा है वो इस वाले को पकड़ लेगा किस स्पीड से, 14 माइनस 7, 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, जो कि सेम डायरेक्शन में, इसलिए मैंने बताया आपको सेम डायरेक्शन में होता है स्पीड माइनस हो जाती है, तो जो स्पीड होगी वो हमारी आएगी 7 किलोमीटर पर आवर। और टाइम यहाँ से हम फाइंड आउट कर लेंगे। टाइम कितना आएगा, 7 से 14 कटेगा 2 बार, यानी 2 आवर का जो टाइम होगा। 2 आवर कब से, 2 आवर 8 बजे से, क्योंकि 8 बजे दोनों एक पॉइंट से हम मान के चल रहे हैं कि एक पॉइंट से 8 बजे दोनों भागना स्टार्ट करा। बी ने 8 बजे भागना स्टार्ट करा तो वो उसको ओवरटेक कर रहा है, ओवरटेक कर रहा है तो यानी बी का जो टाइम है वो 8 बजे से स्टार्ट है, 2 घंटे बाद वो पकड़ लेगा उसे, 8 और 2 10, यानी सुबह के 10 बजे बी ए को ओवरटेक कर लेगा। ऑप्शन हमारा सी होगा, ऑप्शन सी 10 बजे। तो हमने इस सीरीज़ में DSSB प्रीवियस ईयर पार्ट PRT पार्ट 1 में हमने 20 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए अपने। अगर आपको ये सीरीज़ देखकर अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, मेरा समझाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगा हो और क्वेश्चन बताने का तरीका मेरा अच्छा लगा हो, तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, जो दिल करे वो करें, दिल खोल के करें और अप्रिशिएट ज़रूर करें हमारी वीडियो को। बाकी जितना मुझसे हो सकता था मैंने पूरी मेहनत अपनी दिखाई है। इसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चन भी थे, काफ़ी इजी क्वेश्चन भी थे। मैंने सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आप सबके समझ में आया होगा। धन्यवाद, जय हिंद।